डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स का आपका फर्स्ट पेपर है, उसका हम एक चैप्टर ले रहे हैं। वो है मांग से रिलेटेड, मांग एवं मांग का नियम तथा मांग वक्र, डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड एंड डिमांड कर। इसको हम आज शुरू करते हैं। हम कहें कि आज संपूर्ण अर्थशास्त्र मांग तथा पूर्ति के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो ये कथन गलत नहीं होगा। अर्थशास्त्र की आधारभूत समस्याओं के विवेचन में मांग तथा पूर्ति के विचार को भली भांति समझना आवश्यक है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आते हैं मांग की परिभाषा। मांग की परिभाषाएं, अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मांग की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। जिसका पहला भाग है, शुरुआत करते हैं हम मांग एवं मांग का नियम तथा मांग वक्र। अब हम आते हैं मांग की परिभाषा पर, और मांग की परिभाषा को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला है प्रभावपूर्ण इच्छा के रूप में मांग। क्या अर्थ है इसका? प्रभावपूर्ण इच्छा के रूप में मांग को परिभाषित करने वाले अर्थशास्त्री थे पेंशन। पेंशन के अनुसार, इसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में डाला है परिभाषा को, किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा जिसकी पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त साधन हो तथा जिन्हें खर्च कर डालने की हम में तत्परता हो, मांग कहलाती है। इस प्रकार पेंशन ने मांग होने के लिए 3 बातों को आवश्यक बताया, जिसमें पहला है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, यानी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, इस प्रभावी इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होने चाहिए। पहले तो इच्छा होनी चाहिए, बाद में साधन होने चाहिए, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए। फिर साधनों को खर्च करने की तत्परता होनी चाहिए, यानी उस वस्तु को क्रय करने के लिए साधन, यानी जो हमारे पास पैसे हैं उन्हें हम खर्च कर पाएँ, तब वो मांग में कन्वर्ट होगी। लेकिन यह परिभाषा अपूर्ण है, क्योंकि इसमें मांग को आवश्यकता का पर्यायवाची बताया गया है। मांग पर मूल्य तथा समय दोनों का प्रभाव पड़ता है, जिसको इस परिभाषा में नकारा गया है। तो ये मांग कहलाती है। दूसरा संदर्भ है मांग के संदर्भ में मांग की मूल्य के संदर्भ में मांग की परिभाषा। मूल्य के संदर्भ में मांग की परिभाषा। इस वर्ग में उन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने मांग का संबंध मूल्य के साथ स्थापित किया है। इसके प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर मिल, बांग, कैरजीन आदि हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रोफेसर मिल की परिभाषा को लेते हैं। प्रोफेसर मिल के अनुसार मांग का अभिप्राय किसी वस्तु की उस मात्रा से है जिसकी मांग की जाती है, लेकिन ये जानना चाहिए कि यह निश्चित मात्रा नहीं होती, वरन साधारणतः मूल्य के अनुसार ही परिवर्तित होती रहती है। इसको थोड़ा सा ऊपर लें हम। यस, तो मूल्य के अनुसार ही परिवर्तित होती रहती है, यानी मूल्य के अनुसार वस्तु की मांगी गई मात्रा परिवर्तित होती है, ये प्रोफेसर मिल ने कहा है। परंतु इन परिभाषाओं के संबंध में मांग का संबंध कीमत से जोड़ा गया है, जबकि मांग का संबंध समय से नहीं जोड़ा गया है। अतः यह परिभाषा भी अधूरी है। इसमें मांग का संदर्भ मूल्य के साथ जोड़ा गया, लेकिन समय के साथ नहीं जोड़ा गया। तो ये दूसरी परिभाषा थी। अब तीसरी परिभाषा आती है, जिसमें मांग का संबंध मूल्य के साथ जोड़ा गया। तीसरी परिभाषा मूल्य तथा समय से संबंधित
मांग का अर्थ। मेयर्स एवं बेहनम ने मांग का संबंध मूल्य तथा समय दोनों के साथ जोड़ा है। अभी हम आते हैं मेयर्स की परिभाषा पर। मेयर्स के अनुसार किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है जिन्हें क्रेता किसी समय विशेष पर सभी संबंधित मूल्यों पर खरीदने को तत्पर होता है। तो ये परिभाषा के अंदर समय और मूल्य दोनों को ध्यान में रखा गया है। किसी समय विशेष पर और संभावित मूल्यों पर खरीदने को तत्पर होता है। तो बेहनम की परिभाषा के क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि यानी कि मांग के अनुसार मांग में कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए। पहला है वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए, जो पहले वाले अर्थशास्त्रियों ने भी बताया। वस्तु को प्राप्त करने के साधन होने चाहिए, वो भी पहले अर्थशास्त्रियों ने बताया। फिर वस्तु पर साधन व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। और चौथा है वस्तु की कीमत अथवा मूल्य से संबंधित होना चाहिए। और लास्ट है कि मांग का संबंध किसी समय विशेष से होना चाहिए। तो इन तीनों परिभाषाओं को देखते हुए हम बता सकते हैं कि 5 बिंदु किसी भी वस्तु की मांग बनाने के लिए आवश्यक हैं। अब इसको हम निष्कर्ष के रूप में कैसे कह पाएंगे। इन सारी परिभाषाओं को निष्कर्ष के रूप में हम कहना चाहेंगे कि मांग से हमारा अभिप्राय एक दी हुई वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं अथवा इकाइयों से है जो उपभोक्ता एक बाजार में किसी दिए गए समय में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने को तत्पर होता है। इसमें ये 5 जो मांग की इम्पॉर्टेंस है, जो 5 मांग की क्वालिटीज़ हैं, वो सब इसके अंदर आ जाती हैं। तो अब हम चलते हैं कि मांग की विशेषताएं क्या हैं। मांग की विशेषताएं क्या हैं? किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो किसी निश्चित समय में दी हुई कीमत पर क्रय की जाएगी। तो यही मांग की परिभाषा है और यही मांग की विशेषताएं हैं। तो ख़ास तौर से इसको समराइज़ अगर हम करें मांग की विशेषताओं के रूप में, तो पहला बिंदु आता है मांग प्रभावोत्पादक इच्छा होती है। दूसरा, मांग का संबंध मूल्य से होता है। और तीसरा, मांग का संबंध समय से होता है। तो ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये किसी भी वस्तु की मांग बनाने के लिए आवश्यक है। अब इन सब चीज़ों को हम मांग किसे कहते हैं, इसे एक समीकरण के रूप में अगर हम डालना चाहें तो वो समीकरण को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण के रूप में मांग इस प्रकार से व्यक्त की जा सकती है, दैट इज़ DA यानी डिमांड फॉर कमोडिटी A, वस्तु A की मांग किन चीज़ों पर निर्भर करती है? प्राइस ऑफ A, प्राइस ऑफ B, प्राइस ऑफ C, Y यानी इनकम, T यानी टेस्ट, W यानी वेदर एंड P यानी पॉपुलेशन। तो किसी भी वस्तु की मांग को अगर हम एक समीकरण में डालना चाहें तो वो किस प्रकार से डाला जा सकता है? दिस इज DA, वस्तु A की मांग की मात्रा है। ये किस पर निर्भर करती है? मीन्स दिस इज फंक्शन ऑफ A वस्तु की कीमत, B वस्तु की कीमत, C वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय जो वो इस वस्तु पर खर्च करना चाहता है, T यानी टेस्ट यानी उसको कैसी रुचि है, उपभोक्ता की रुचि, W यानी वेदर यानी मौसम के ऊपर भी वस्तु की मांग निर्भर करती है, और P यानी पॉपुलेशन यानी कितनी जनसंख्या उस वस्तु को खरीदना चाहती है। ये सारी चीज़ें मिलकर किसी एक वस्तु की मांग को बनाते हैं। इस प्रकार मांग वस्तुओं के मूल्य, उपभोक्ताओं की आय, रुचि व मौसम तथा जनसंख्या का फलन है। डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी इज फंक्शन ऑफ price of that commodity, prices of other commodities, income, taste,
वेदर, पॉपुलेशन एट्सेट्रा। तो आज हमने मांग की परिभाषा एवं मांग की विशेषताएं एवं मांग फलन के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट इसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम मांग के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे और मांग के प्रकार के बारे में अध्ययन करने के बाद हम देखेंगे कि मांग के सभी प्रकार किस प्रकार के हैं। मांग के प्रकार के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मांग की तालिका और मांग वक्र आएगा और मांग का नियम। आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। होप ये बहुत ही बेसिक जो डिमांड की डेफिनेशन और डिमांड की विशेषताएं, मांग की परिभाषा और मांग की विशेषताएं ये आपको समझ में आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।